नमस्कार, मैं विकास पांडे और आज फिर एक बार आपका स्वागत है वीएसआर प्रमोशन में। आज हमारे साथ है जबलपुर के सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रसिद्ध एडवोकेट जीएस ठाकुर और साथ ही साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर, एडवोकेट से लेकर एक जिला अध्यक्ष का सफर, इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को, कैसे आप एक एडवोकेट से यहाँ आए, पॉलिटिक्स भी आए। राजनीतिक क्षेत्र में वकालत प्रारंभ करने के पहले से ही मैं काम करता था। जनसंघ के समय से दीपक छाप का प्रचार करना, उसके बाद धीरे धीरे अपने रोजी रोजगार के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मन बढ़ता रहा। तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की नीतियों से, उनके आदर्शों से प्रभावित रहा। इस बीच रोजी रोटी के लिए अपनी वकालत प्रारंभ की। वकालत में लगभग 30 साल हो गए और 30 साल राजनीति में काम करते हो गए। इसलिए कभी हमने इसको दोनों को अलग करके नहीं देखा, दोनों लगभग एक साथ चलती रही। जनता से मिलने का क्षेत्र ये भी है, जनता से मिलने का क्षेत्र वो भी है। प्रोफेशन अलग है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना अलग है, लेकिन दोनों में तालमेल मिलाकर अभी तक काम करता चला है। उसके लिए कोई योजना बनाकर ऐसा कुछ नहीं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जबलपुर का जो विकास स्तर है अब बढ़ता जा रहा है, मगर अभी बीच में जैसे कांग्रेस आई थी मगर और उस कारण जो विकास रुक गया था, तो आपको क्या लगता है सर कि अभी जबलपुर को और अच्छे से विकसित होने को और कितना टाइम लगेगा? क्योंकि देख रहे हैं आपकी थोड़ा सा भी जैसे कि आंदोलन चालू हो जाते हैं, नए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखना चाहेंगे, जितने बाकी 1977 से लेकर बीच बीच में सरकारों में परिवर्तन हुआ और जब जब कांग्रेस हटी तब तक विकास कार्य हुए। सड़क, बिजली और पानी की विकराल समस्या को लेकर 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई थी और इतने बड़े प्रदेश को ठीक करने में उसको समय लगा। और उस समय को आज हम गर्व से कह सकते हैं कि न सिर्फ शहर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, बल्कि गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रही हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की रही हो, गांव वहां तक पहचान बना दी, सड़क बना दी, आवागमन के साधन बना दिए। शहरों का परिदृश्य बदल गया है। मैं जबलपुर में रहता हूँ। मैं जबलपुर को आज से 15-18 साल पहले एक बड़े गाँव के रूप में देखा करता था। शहरों के नाम पे गड्ढे हुआ, सड़कों के नाम पे गड्ढे होते थे। शहर में कोई साधन विकास के नहीं थे, बिजली चाहे जब दूर हो जाती थी। आज मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े और विकसित चौराहे हैं, सड़क के चौड़े हैं, सेंट्रल लाइटें हैं, शहर की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। रिंग रोड प्रस्तावित है, फ्लाईओवर हमारे जबलपुर शहर में बन रहा है। पहले एक भी हवाई जहाज नहीं चलता कनेक्टिविटी के नाम पे। आज की तारीख में हम हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी एयर की जबलपुर में उपलब्ध है। मुझे लगता है विकास के रास्ते पर चलने के लिए जबलपुर रनवे में खड़ा है, इसको उड़ान होने की जरूरत है और वो प्रयास चल रहा है। सर, ये तो हो गई अपनी राजनीतिक मुद्दे की बात। सर, अब मैं थोड़ा सा कानूनी मुद्दे की बात करता हूँ। सर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो कानून का गलत उपयोग करते हैं, कई केस ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं। इस विषय में आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए, इस विषय में आपका क्या कहना है? राजनीतिक क्षेत्रों के अलावा भी षड्यंत्रकारी लोगों की कमी कभी नहीं रही। कानून में सब प्रकार के प्रावधान विद्यमान है। दांडिक अपराध, दांडिक विधि में, आपराधिक कानून में यह प्रावधान है तो जो इस तरह के षड्यंत्र बनाता है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के केस किए जाते हैं और अगर आदमी इंटरेस्ट लेकर उस मामले को ले तो सजा भी होती है। कोई नई घटना नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते करते हम लोग के विरोधी और हमारे दल के लोग भी बहुत प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं ताकि उनको नीचे उठा के अपने नीचे उठा जाए। ये कोई नई बात नहीं है और मुझे लगता है कि जब तक मानव चलेगा, जब तक मनुष्य में राम राज्य की कल्पना हम साकार नहीं कर लेंगे, ऐसे गंदे लोग रहेंगे ही जो षड्यंत्र बनाते हैं और लोगों को गिराने उठाने का काम करते हैं, लोगों का चरित्र हनन करते हैं। ऐसे लोग तो रहेंगे ही। सर, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि डुप्लीकेट किसान यानी कि नकली किसान बनकर सामने आए हैं। इसमें आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों कानूनों के बारे में बड़ी स्पष्ट राय दी। अभी किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। 25 तारीख को भी हम प्रत्येक घर घर जाकर ये बात रखने वाले हैं। ये कानून किसी प्रकार से किसानों के खिलाफ है ही नहीं।
कोई चीज़ बेचना है तो किसी मंडी में बेचना है, मंडी के बाहर ही बेचना है, किसान को तय करना है। प्राइवेट फर्म को, एजेंसी को काम दे के काम कराना है या स्वयं खेती करना है, ये किसान के ऊपर निर्भर है। कहीं से कहीं तक कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सिर्फ वो लोग जो पहले सीए और एनआरसी का काल्पनिक डर बताकर देश को तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग पुनः नकली किसानों को लेकर इस तरह का रूमर उड़ा रहे हैं। जनता आज नहीं तो कल समझेगी ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये आंदोलन आढ़तियों का है, व्यापारियों का है, जो किसानों की फसलों से आज तक शोषण करते रहे, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। ये कतिपय किराए से खरीदे लोग हैं, किसान इसमें बिल्कुल नहीं। सर जैसे कि आपको बता दूं, एक बहुत ही पेचीदा और बड़ा मुद्दा है जी, रेप केस। मगर आज टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत आपको आचार्य को पता होगा सर कि हर साल 12,000 से ज़्यादा केस झूठे होते हैं। इस चीज़ में कैसा आप देखते हैं इस चीज़ को? एक वकील होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जितने मीडिया ट्रायल जिन मामलों में होती है, वो मामले में न्यायालय जो है शांत पड़ जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वास्तव में आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि लोग स्त्रियों का, बच्चियों का दुरुपयोग कर अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए झूठे मामले भी बनाते हैं, इसलिए ट्रायल चलती है। और ट्रायल चलने के बाद मैं अभी कह सकता हूँ कि मैंने अपने 30 साल में जितने मुकदमे लड़े हैं, इस मामले में बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं और आज तक सजा होने का प्रावधान नहीं देखा, क्योंकि अधिकांश मामले इसमें झूठे होते हैं। जो अपराध वास्तविक सच होते हैं उनको सजा भी मिलती है, उनको उसका दंड भी मिलता है और सामाजिक बहिष्कार भी होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का आरोप लगाकर इस तरह का चरित्र हनन होता है, ये दुर्भाग्यजनक, गलत है। और हमारे देश की व्यवस्था जो है, इसको सुधारने का कोई प्रयास जब तक मनुष्य स्वयं सुधरेगा, ऐसा कोई प्रयास इसमें नजर नहीं आता। सर जैसे कि आपने बताया अभी कि इंसान सुधर नहीं रहा, तो मैं आपको बताऊं, जैसे आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी लड़कियों का मतलब बोलते हैं कि शोषण ही हो रहा है, उपयोग ही हो रहा है। तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अब यूथ हो रही है, जिनको धीरे धीरे समझ आ रही है? आप अगर देखें तो बेटियां को बचाने और पढ़ाने के लिए बड़े काम किए गए हैं, सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर। अभी एक बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ, मैं जबलपुर से एयरपोर्ट की ओर जाता हूँ तो वहाँ छोटे छोटे कॉलेज बने हैं, वहाँ कॉलेज हैं, लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और गलत सोबत में पढ़कर इस तरह की स्थिति होती है। आज कहीं तक मैं इसे भी नहीं कह सकता कि सिर्फ लड़कियां दोषी हैं, लेकिन लड़कियों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। किन लोगों से मिलना है, किन लोगों के साथ बैठना है, उसकी ज़िंदगी में प्राथमिकता पढ़ाई है, प्राथमिकता अपना करियर बनाना है या प्राथमिकता कुछ और है। लड़कियों के जब पैर डगमगाते हैं तब जाकर वे ज़्यादा अपराध बनते हैं। और मुझे लगता है कि अपराध अब पकड़ में आने लगे हैं। पहले बहुत से अपराध लड़कियों के थे, वो होते थे और पता ही नहीं चलते थे, अब चूंकि रिपोर्ट होने लगी है इसलिए आंकड़े ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। अपराध पहले भी होते थे, अपराध आज भी होते हैं, अपराध नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा और समाज सुधार की बात है। जो लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो जिसमें सिर्फ छोटी बच्ची में भी उनको स्त्री दिखती है, ऐसे लोगों का, अमानवीय लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के कानून बने और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब समाज भी इस मामले में चेत गया है, जाते हैं। सर एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है जिसमें आप देख सकते हैं आज़ादी कितने टाइम हो चुका है और साथ ही साथ हमारा देश विकास करके बढ़ता जा रहा है, मगर फिर भी आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के मामले में देश बहुत कुछ कर रहा है। मगर आप जब भी किसी चौराहे जाएंगे, वहाँ बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते नजर आएंगे। एक एडवोकेट की नज़र में आप इसे कैसे दिखते हैं? अमानवीय है, भीख मांगना मानवता नहीं है। समाज में धन का वितरण असामान्य होने से ऐसी स्थिति बनती है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये परिवर्तन आदमी के अंदर हृदय से आएगा तो परिवर्तन होगा। हम अपने आस पड़ोस के लोगों की, अपने जरूरतमंदों की आवश्यकता से अधिक चीज़ें हैं जो उसमें मदद करेंगे तो सुधार होगा। कोई सरकार इस पर सफल नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या और आबादी का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ साधन सीमित हैं, जितने साधन बढ़ते हैं उससे कई गुना यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। इसीलिए ये समस्या है। तो इस समस्या का निदान समाज जब तक स्वयं खड़ा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता संभव है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी दम नहीं होती कि एक साथ पूरे देश में 135 करोड़ लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। भीख मांगने के वकील के नाते मैं अनुचित मानता हूँ, लेकिन मजबूरी किसी से भीख मंगवाती है, पेट की आग उसको बुझाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ये स्थिति हमारे देश में ना हो, इसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा।
सर आज के वक्त में यूथ जो है उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं और सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के नाम पर अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपने रोजी रोजगार से उनको काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है उस पर सहयोग देने यूथ अपने देश को, अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे, परिवार समझे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, तब जाके हमारा देश वास्तव में ठीक हो पाएगा। ये 65% यहाँ युवा लोग रहते हैं और ये सारी चीज़ें युवाओं के हाथ में हैं। युवा उठेगा तो देश उठेगा, युवा बैठेगा तो देश बैठ जाएगा। इसलिए सारे युवाओं से आग्रह है कि राष्ट्र प्रथम मानते हुए अपने कर्तव्यों का, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम तरक्की में किसी और नजर से पीछे रह पाएंगे। सर आज के वक्त में जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों ने देखा वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि ये नहीं यही करो, ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छा, उसमें सर आप कैसा उस पेरेंट्स को कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, मेरा कहना मतलब यदि उसका बच्चा इस योग्य नहीं है कि अपना निर्णय खुद कर सके तो पेरेंट्स को अधिकार होता है कि अपने बच्चे को सही लाइन पढ़ाएं। इसमें बच्चे पर दबाव नहीं दिया जाता। लेकिन यदि बच्चे में योग्यता आ गई है, उसका आंकलन हो गया है कि वास्तव में जो है ये किस लाइन में जाना चाहता है, जिस लाइन में जाना चाहता है उस लाइन में उसको पढ़ाना चाहिए, दबाव नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे में समझ की कमी है तो माँ बाप का दायित्व भी है और उनका अधिकार भी कि अपने बच्चे को ठीक लाइन में लाने के लिए थोड़ा दबाव भी तो मन से अनुचित नहीं मानता। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद देता हूँ सर, फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने बिजी शेड्यूल पर आपने हम लोगों को कीमती समय अपना दिया। थैंक यू।